नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 20 सितंबर 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन से एडिटोरियल्स और न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे कि कैन स्टेट इंपोज लिमिट्स ऑन द फंडामेंटल राइट्स इन क्लासरूम। सुप्रीम कोर्ट यहां पे डिस्कशन के दौरान यह बात कर रहा है कि क्या फंडामेंटल राइट्स को बच्चों के द्वारा क्लासरूम में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब ये काफी आपको अजीब सा स्टेटमेंट लगेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात हम ये मान के चलते हैं कि फंडामेंटल राइट एक इंडिविजुअल कहीं पे भी दिखा सकता है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट का प्रीमाइस क्या है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस चल रही है। जो पेटिशनर्स के बेसिस पे लॉयर है, पेटिशनर मतलब कि वो वुमेन गर्ल्स, वो मुस्लिम वुमेन गर्ल्स जो कि हिजाब पहनना चाहती हैं और हिजाब पहन के स्कूल नहीं जा पा रही है, उनका क्या बोलना है, ये उनके पेटिशनर्स, उनके लॉयर्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है। दुष्यंत देव साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सारे जो भी पॉइंट्स हैं उनको यहां पे देखेंगे। उसके साथ साथ डेथ पेनाल्टी से पहले सुप्रीम कोर्ट एक डीपर स्क्रूटनी की बात कर रहा है, मिटिगेटरी सर्कमस्टांसेस की बात कर रहा है। इसके बारे में करंट अफेयर्स में भी एक आर्टिकल है, एडिटोरियल में भी एक आर्टिकल है। सिमिलरली हिजाब बैन को लेके करंट अफेयर्स में भी न्यूज है और आज के एडिटोरियल में भी न्यूज है। हालांकि एडिटोरियल वाली उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, कुछ आइडियोलॉजिकल बेसिस पे बात कर रही है, उसको देखेंगे। फिर भैया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सरकार को चिट्ठी लिख के ये बोला है कि जो कैश डोनेशंस का क्वांटम है, अभी तक क्या है कि 20,000 रुपए तक की कैश डोनेशन आप कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टी को, और उसकी अकाउंटिंग अपने ऑडिटेड स्टेटमेंट्स में पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिखानी पड़ेगी। इस लिमिट को 20,000 से 2,000 करने की बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कैसे करेगा, पहले क्या थी, ये सब देखेंगे। फिर भाई फिजिकल सैंपल्स कॉन्विक्ट्स के इकट्ठा कर सकती हैं अथॉरिटीज, ये नए रूल्स बोलते हैं। किसके तहत बोलते हैं, सब देखेंगे। फिर भैया आगे विंडफॉल टैक्स जो लगाया गया है, एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, जो प्रोसेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके एक्सपोर्ट के ऊपर जो विंडफॉल टैक्स लगाया गया सरकार के द्वारा, इस विंडफॉल टैक्स में एग्जेम्पशन की बात कर रही है यहां पे ऑयल मिनिस्ट्री। खासकर पीएससी और आरएससी, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट और रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। ऐसा क्यों कह रही है ऑयल मिनिस्ट्री, इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के लेवी से सरकार के पास ही पैसा आ रहा है। तो जब सरकार के पास ही पैसा आ रहा है, उसी के बाद सरकार की ही ऑयल मिनिस्ट्री ये बोल रही है कि नहीं भाई ये विंडफॉल टैक्स मत लगाओ। तो ऐसा क्यों बोलेगी, इसको देखेंगे। और फिर से बाइडेन से यहां पे पूछा गया कि अगर चाइना एक अनप्रेसिडेंटेड अटैक लॉन्च करता है ताइवान के ऊपर, तो क्या आप मदद पे जाओगे। तो बाइडेन बोलते हैं हाँ हम मदद पे जाएंगे। तो क्या यूएस का यहां पे स्टैंस बदल रहा है ताइवान को लेके, इसको समझेंगे। फिर हिजाब केस से रिलेटेड एक एडिटोरियल है, हालांकि इस एडिटोरियल में कुछ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, थोड़े बहुत पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सफरिंग, बेसिकली पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए हैं और इंडिया ओपनली मदद का ऑफर नहीं दे रहा है। इंडिया ओपनली मदद का ऑफर क्यों नहीं दे रहा है, हमें क्यों मदद का ऑफर देना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में कुछ पॉइंट्स है, इसको देखेंगे। फिर वही भाई किसी को मौत की सजा सुनाने से पहले क्या मिटिगेटरी सर्कमस्टांसेस को ठीक तरीके से देखा गया, इसके बारे में एक हायर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को मैटर रेफर किया गया, इसको देखेंगे। और बजरंग पुनिया साहब ने फिर से यहाँ पे एक मेडल जीता है, इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। देखिए लाइक और शेयर जरूर करिए, इससे वीडियो का एल्गोरिदम बढ़ता है, एल्गोरिदम रिकमेंडेशन बढ़ते हैं यूट्यूब के एल्गोरिदम में। ये बार बार मैं आपसे बोलता हूँ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ लाइक एंड शेयर करने को। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें। रिवॉर्ड ऑफ द डे, चैस्टिटी। चैस्टिटी मतलब द स्टेट और प्रैक्टिस ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा मैरिटल और स्पेशली फ्रॉम ऑल सेक्सुअल इंटरकोर्स। एक चैस्टिटी ये होती है कि एक हस्बैंड है या फिर एक वाइफ है, तो वो अपने मैरिटल रिलेशंस को धोखा देके उसके बाहर रिलेशंस नहीं बना रहा है। एक चैस्टिटी होती है कि एक इंडिविजुअल किसी भी प्रकार का कोई सेक्सुअल रिलेशन बना ही नहीं रहा है। तो चैस्टिटी मतलब अपने आप को इस प्रकार के फिजिकल प्लेजर से थोड़ा दूर रखना, ठीक है। पहली न्यूज, सुप्रीम कोर्ट मूव्स डीपर स्क्रूटनी बिफोर अवार्ड ऑफ डेथ पेनाल्टी। जीएस पेपर 3 इंडियन जुडिशरी के काम का न्यूज है। देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट यहां पे क्या बोल रहा है, नो एफर्ट इज एवर मेड टू डिग डीपर इनटू अ कॉन्विक्ट्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, मल्टी जनरेशनल हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, एक्सपोजर टू ट्रॉमेटिक इवेंट्स एंड अदर फैमिलियल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स क्रूशियल इन ऑर्डर टू अंडरटेक एन इंडिविजुअलाइज्ड सेंटेंसिंग इंक्वायरी। किसी भी एक इंडिविजुअल को मौत की सजा सुनाने से पहले एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को फॉलो करना सही नहीं है, ऐसा फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सारे मिटिगेटिंग फैक्टर्स को खंगालने की जरूरत है, एक बड़ी एनलाइटेंड अप्रोच लेने की जरूरत है। कोर्ट ने बोला है कि बेटर ये रहेगा अगर हम एक मिटिगेटिंग एक्सपर्ट अपॉइंट करें। ये एक ऐसा क्वालिफाइड प्रोफेशनल होगा जिसके पास कॉन्विक्ट के पास्ट की सारी इंफॉर्मेशन होगी, वो ओवरऑल कन्विक्ट की मेंटल, सोशल, फिजिकल, फाइनेंशियल हर प्रकार की हिस्ट्री को खंगालेगा, उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट के आधार पर ही ट्रायल जजेस को यहां पे डिसीजन लेना है। और ये जो मिटिगेटिंग इन्वेस्टिगेटर होंगे ना, जो मिटिगेशन एक्सपर्ट होगा, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी और बाकी सोशल साइंसेस का एक्सपर्ट होगा ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल साहब से बोला है
for assistance to institutionalize a mechanism by which information crucial to decide whether a person should be condemned to death or not can be gathered and placed on record before trial judges. मतलब अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से सुप्रीम कोर्ट क्यों बोल रहा है? क्योंकि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल केंद्र की सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट केंद्र की सरकार से बोल रहा है कि भाई कुछ एक प्रकार का ऐसा मैकेनिज्म बनाइए जिसके थ्रू एक मिटिगेशन एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाए, और जब भी किसी इंडिविजुअल किसी क्रिमिनल के अगेंस्ट कोई सीरियस केस सुनवाई में आता है तो हम पहले इस बात को असरटेन कर सके कि हाँ भाई उसको मौत की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। और ये हम असरटेन कैसे करेंगे? तो हम इस बेसिस पे असरटेन करेंगे कि उस पर्टिकुलर क्रिमिनल की पास्ट हिस्ट्री को खंगाला जाएगा, देखा जाएगा कि भाई वो डेथ पेनल्टी डिजर्व करता है नहीं करता है। यहाँ पे जो जज ये बेंच बैठी है सुप्रीम कोर्ट की, इसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस यूयू ललित साहब। इनका ये बोलना है कि डेथ पेनल्टी आज की डेट में बहुत जल्दी दे दी जाती है। ट्रायल कोर्ट्स कन्विक्शन के कुछ घंटे बाद ही डेथ पेनल्टी सुना देता है। बहुत कम एफर्ट लगाया जाता है उन सर्कमस्टांसेस को जानने के लिए जिन सर्कमस्टांसेस में क्राइम कमिट किया गया। एकदम से फांसी की सजा के लिए भेज देना ठीक नहीं है। मिटिगेटरी सर्कमस्टांसेस को खंगालना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कन्विक्ट का इमीडिएट फैमिली स्ट्रक्चर, एजुकेशन, उसका क्या काम था अरेस्ट के पहले, इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ देव और एडवोकेट के परमेश्वर को एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया। एमिकस क्यूरी मतलब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो ये जो मिटिगेशन एक्सपर्ट है वो कन्विक्ट्स की, फैमिलीज की, फ्रेंड्स की, एक कन्विक्ट से एसोसिएटेड जो पर्सन है उनका इंटरव्यू लेगा, कंप्लीट पिक्चर को जानने की कोशिश करेगा, उन सर्कमस्टांसेस को जानने की कोशिश करेगा जिसमें क्राइम हुआ। अगली न्यूज, जीएस पेपर 3, इंडियन जुडिशरी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीक्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन कैश डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि अभी के लिए ये जो लिमिट है 20,000 रुपए की, 20,000 रुपए तक का आप कैश डोनेशन कर सकते हो। कैश डोनेशन मतलब आपको अकाउंट से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 20,000 रुपए तक पेमेंट करना चाहते हो, किसी जैसे मान लो आज मेरे को फला पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देनी है, तो 20,000 रुपए तक की डोनेशन मतलब मैं 20,000 रुपए, 18,000, 20,000 से कम तक के रुपए सीधे सीधे कैश में पे कर सकता हूं। तो मान लो मुझे 18,000 रुपए मान लो किसी फला पॉलिटिकल पार्टी ए को देने, तो मैं एसबीआई में जाऊंगा और 18,000 रुपए के आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लूंगा, और वो 18,000 रुपए उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में चला जाएगा एसबीआई के अंदर। ठीक है, अब वो कैश पेमेंट है। और ये जो कैश पेमेंट मैंने करी है, इसका ब्यौरा, इसका आप कह लो अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है उस पॉलिटिकल पार्टी को। मतलब पॉलिटिकल पार्टी के जब ऑडिटेड स्टेटमेंट्स आएंगे तो बस उसमें एक हेड ये लिखा होगा कि हाँ भाई इतना कैश में आया, किसने पेमेंट की, इतने कैश की, ये नहीं लिखा होगा। अगर 20,000 से ज्यादा, मान लो 25,000 रुपए मुझे देने किसी पॉलिटिकल पार्टी ए को, तो वो 25,000 रुपए मैं अपने अकाउंट से कटवा के दूंगा, या पेटीएम से, या किसी आप कह लो डिजिटल ट्रांजेक्शन के थ्रू। फिर वो मैं कैश में नहीं दे सकता, और फिर वो 25,000 रुपए मैंने दिए हैं, इस बात का रिकॉर्ड भी पॉलिटिकल पार्टी को मेंटेन करके रखना होगा। तो इस कंटेक्स्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोल रहा है कि जो 20,000 की लिमिट है ना, ये बहुत ज्यादा है, इसको 2,000 लेके आइए। पहले भी ये 2,000 थी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाते समय केंद्र की सरकार ने इसको 20,000 कर दिया। तो 20,000 से वापस 2,000 रुपए, मतलब अगर 2,000 रुपए से ज्यादा मुझे या आपको किसी को भी पॉलिटिकल पार्टी को देना है तो भैया बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी पड़ेगी, आप कैश नहीं कर सकते। दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिल रहा है उसको एक आप कह लो स्टेटमेंट, एक पूरा का पूरा रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा कि हाँ भाई इतना पैसा यहां से आया था। अभी के लिए कोई 18,000, 15,000, 19,000, 17,000, 20,000 तक अगर दे के जाता है पॉलिटिकल पार्टी को, तो पॉलिटिकल पार्टी को लिख के रखने की जरूरत नहीं। 20,000 अच्छा खासा इंसान होता है। आप जस्ट इमेजिन करिए कि 1,000 लोग 20,000 रुपए दे गए तो कितना हो गया, 2 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है ना। और वहीं पे अगर 1,000 लोग केवल 2,000 रुपए देके जाते हैं तो कितना हो गया, 20 लाख रुपए हो गया। तो बहुत फर्क होता है 20 लाख और 2 करोड़। तो एक पॉलिटिकल पार्टी से प्रॉपर कॉम्प्लायंस के लिए द अमाउंट ऑफ कैश जो आप डोनेट कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टी को, उसका क्वांटम कम होना चाहिए। ये यहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है। प्लस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी कह रहा है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को टोटल कैश में कितना पैसा मिल सकता है, इसकी भी एक लिमिट तय करना जरूरी है। और वो लिमिट या तो 20% ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज होल डोनेशन होनी चाहिए या 20 करोड़ होना चाहिए। मतलब कि मान लो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को 100 करोड़ रुपया मिलता है ओवरऑल डोनेशंस में, तो मैक्सिमम 20% वो कैश से ले सकती है। मतलब मैक्सिमम 20 करोड़ वो कैश से ले सकती है। अब मान लीजिए किसी केस में पॉलिटिकल पार्टी को 400 करोड़ टोटल डोनेशन मिल रही है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 80 करोड़। तो 80 नहीं, मैक्सिमम 20 करोड़। तो या तो मैक्सिमम 20 करोड़ या फिर आप कह लो 20%। ठीक है ना। तो इतना ही मैक्सिमम कैश से आ सकता है, उसके ऊपर कैश नहीं आ सकता। फिर तो भैया पॉलिटिकल पार्टी को अपना कैश वाला एलिमेंट बंद करना पड़ेगा
और ऑनलाइन पेमेंट लेनी पड़ेगी। तो इस चेंजेस को रिकमेंड किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार साहब ने चिट्ठी लिख के, किसको? यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब को। ये अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर। अब इन अमेंडमेंट्स को अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो भाई देखो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ठीक है ना। तो रिफॉर्म और ट्रांसपेरेंसी इन डोनेशंस रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिकमेंडेशन आई है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन आई है, तो भाई रिप्रेजेंटेशन ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी कि नहीं करेंगी वो एक अलग बात है। अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफी एक्टिव रहा है। 284 डिफॉल्टिंग और नॉन कॉम्प्लिएंट रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को डीलिस्ट किया गया है। 253 को इनएक्टिव यहां पे डिक्लेयर किया गया है। उसके साथ साथ आप देखो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर रेड मारी है, और वो रेड इलेक्शन कमीशन द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मारी गई है। ओके, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे इलेक्शन लड़ी ना रही हो, अपने आप को इनकम टैक्स के एम्बिट से बचाने के लिए उसने एक पॉलिटिकल पार्टी फर्जी रजिस्टर कर दी। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, उनके कैंडिडेट्स आए, इलेक्शन लड़े, ठीक है ना, देश चलाएं, सरकार चलाएं। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो नाम के लिए कुछ कैंडिडेट्स को फील्ड कर देते हो, उनका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ये है कि पॉलिटिकल पार्टी बचा लो और इनकम टैक्स ना दो, चूंकि पॉलिटिकल पार्टी को इनकम टैक्स नहीं देना है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक्टिव हो रखी है। तो ये सब चीजें हैं, ये चेंजेस यहाँ पे रिकमेंड किए गए हैं। अब लेट्स सी ये रिकमेंडेशन सरकार इंप्लीमेंट करती है कि नहीं करती है। तो 2000 रुपए से ज्यादा का अगर कोई भी पेमेंट हो तो एक इंडिविजुअल को ऑनलाइन मोड में करना पड़ेगा। ये यहां पे कौन कह रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट सोर्सेस तो ये तक कह रहे हैं कि रूल 89 के अंदर चेंज करो ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, और इन रूल्स के हिसाब से हर पॉलिटिकल पार्टी को एक अलग से अकाउंट खोलना पड़ेगा, और उस अकाउंट के थ्रू ही सारे इलेक्शन के रिसिप्ट और पेमेंट्स होंगे, और पॉलिटिकल पार्टी के हर कैंडिडेट को अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो मान लो कोई एक फला पॉलिटिकल पार्टी है ए, इसके बिजनौर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यूपी की बिजनौर कॉन्स्टिट्यूएंसी से मान लो ए पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा असेंबली का या फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा है, तो उस केस में इस कैंडिडेट को एक बैंक में जाके एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, और इसी अकाउंट में सारी रिसिप्ट आएंगी डोनेशन की, और इसी से सारा खर्चा होगा। अब रिसिप्ट का सीन दोस्तों ये होता है कि एसबीआई के अंदर, एसबीआई की ब्रांच के अंदर एक अलग से हेड है पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट का, और मान लो कोई फला पॉलिटिकल पार्टी है ए पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में पैसा आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, मान लो कांग्रेस है या बीजेपी है। अब कांग्रेस बीजेपी ने स्टेट के लेवल पे खर्चा करने के लिए पैसा ट्रांसफर किया, तो स्टेट के लेवल पे जहां पे इलेक्शन हो रहा है वहां पे हर कैंडिडेट उस पर्टिकुलर किसी भी ब्रांच में जाके एक बैंक अकाउंट खोलेगा, और उस बैंक अकाउंट में ही सारे डोनेशन आएंगे और वहीं से सारी पेमेंट होगी। तो मतलब मान लो कल की डेट में मैं बिजनौर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ता हूं, हालांकि मैं लड़ नहीं पाऊंगा, ऐसे आपको हाइपोथेटिकली बता रहा हूं। तो जब मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं वहां के किसी भी बैंक में एक बैंक अकाउंट खोलूं, उस बैंक अकाउंट से ही मैं सारा इलेक्शन का खर्चा करूं, और उसी बैंक अकाउंट में जो भी मेरे पास पैसा आ रहा है डोनेशन के थ्रू वो आएगा। तो इससे क्या होगा कि उस बैंक अकाउंट के ऊपर मॉनिटरिंग करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये देख सकती है कि हाँ भाई सही तरीके से इलेक्शन प्रैक्टिसेस हो रही हैं, और उस केस में मैं फिर फ्रॉड भी नहीं कर पाऊंगा। अगर मान लो मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में 55 लाख रुपए मैंने उड़ा दिए और मेरे बैंक अकाउंट में केवल 25 ही लाख है, तो इलेक्शन कमीशन पूछ देगा ना कि तुम्हारे अकाउंट में तो 25 ही लाख है, तुमने खर्चा 55 लाख का कर दिया, तो ये कैसे हो रहा है? समझ रहे हो? तो हर कैंडिडेट अपना खुद का एक बैंक अकाउंट बनाए, और उस बैंक अकाउंट में सारा डोनेशन का पैसा आएगा, उसी में से सारा खर्चा होगा। ये चेंज करके रूल लेके आना है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में, रूल 89 के अंदर। अभी के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर पोल एक्सपेंडिचर बनाया जाएगा, यह बोला गया है। मतलब अभी भी ये नॉर्म है, लेकिन ये नॉर्म कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में नहीं लिखा, इसको कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में लिखा जाए 1961 के, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहां पे बोला है। तो डेफिनेटली यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कैंडिडेट्स की अकाउंटेबिलिटी को अफर्म किया जा सकेगा। ठीक है भाई, तो ये सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। एक और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है कि किसी भी प्रकार से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और आरपी एक्ट के वॉल्यूशन से फॉरेन डोनेशंस ना आए। मतलब ये है कि भाई इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी चीज में फॉरेन का पैसा नहीं होना चाहिए, किसी भी हिसाब से इलेक्शन के खर्चे में फॉरेन का पैसा नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन कैंपेनिंग में पैसा खत्म कर रही है तो हमारे पास फॉर्मेट में ये अवेलेबल होना चाहिए कि कितना पैसा फॉरेन से आया है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन इलेक्शन फंडिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। मान लो फॉरेन की कोई बहुत बड़ी इंटरप्राइज है, वो हमारे देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे देती है डोनेशन पे,
तो बाद में वो पॉलिटिकल पार्टी अगर जीत जाती है तो उस फॉरेन फर्म को इंडिया के मार्केट में इन्वेस्टमेंट में मदद करेगी। ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो फॉरेन फंडिंग रोकनी चाहिए। इसीलिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन होना चाहिए कि फॉरेन डोनेशन इलेक्शन एक्सपेंसेस में नहीं आएगा। ये भी यहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल रहा है। अब कितनी इनकी सुनी जाती है, कितना सरकार ग्राउंड लेवल पे स्टेप्स लेती है, रूल्स बदलती है, एक्ट लेके आती है, वो आगे आने वाले समय पता चलेगा। मेनली जो चेंजेस करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर 2010 वाले। ठीक है, चलिए जीएस पेपर 3 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। अगला रूल एम्पावरिंग कॉप्स टू ऑब्टेन फिजिकल सैंपल्स ऑफ कन्विक्ट्स नोटिफाइड। तो भैया क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 आ चुका है। इसके अंदर के रूल्स को भी नोटिफाई कर दिया यूनियन होम मिनिस्ट्री ने, और इन रूल्स के हिसाब से फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स कन्विक्ट के इकट्ठे किए जा सकते हैं जिनके ऊपर किसी क्राइम का इल्जाम लगा हुआ है। तो अब लीगल सैंक्शन है पुलिस के पास कि पुलिस फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स कॉन्विक्ट्स के और डिटेनीज के, दोनों के, कॉन्विक्ट जिनको सजा सुनाई जा चुकी है, डिटेनी मतलब जिनको किसी इल्जाम में अरेस्ट किया गया लेकिन उनका इल्जाम अभी प्रूव नहीं हुआ। उसके साथ साथ एक मजिस्ट्रेट यहां पे ये इंफॉर्मेशन भी दे सकता है कि किसी एक इंडिविजुअल की फोटोग्राफ्स और मेजरमेंट्स आप ले सकते हो ऑफेंस को प्रूव करने के लिए। एक ऑथराइज्ड पर्सन को इन रूल्स के हिसाब से, और वो ऑथराइज्ड पर्सन एक पुलिस ऑफिसर हो सकता है, एक प्रिजन ऑफिसर हो सकता है, केंद्र की सरकार का, राज्य की सरकार का। वो मेजरमेंट्स में क्या क्या आता है? फिंगर मेजरमेंट, पाम प्रिंट मेजरमेंट, फुटप्रिंट इंप्रेशन, फोटोग्राफ्स, आइरिस एंड रेटिना स्कैन, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स, बिहेवियरल एट्रीब्यूट, सिग्नेचर्स। आप समझ रहे हो ना दोस्तों, आइरिस और रेटिना स्कैन अगर ले लिया तो आप किस हद तक स्नूपिंग कर सकते हो। आपको एग्जांपल देता हूं। अलग अलग स्टेशंस पे सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं। अब मान लो किसी क्रिमिनल का आइरिस और रेटिना स्कैन पुलिस के पास है, तो उस आइरिस और रेटिना स्कैन को डिजिटल फॉर्मेट में इस्तेमाल करके किसी भी सीसीटीवी के सामने से जितने भी लोग निकल रहे हैं, मान लो दिल्ली की, आप कह लो किसी बिजी स्ट्रीट पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया सरकार ने, और उस सीसीटीवी कैमरा को देख रही है अथॉरिटीज, तो उस सीसीटीवी कैमरा के सामने से जितने भी लोग निकलेंगे उनके आइरिस रेटिना स्कैन करके जो हमारे रिकॉर्ड में आइरिस रेटिना स्कैन के रिकॉर्ड्स हैं उनसे मैच कराया जा सकता है। मतलब एक अलग लेवल का सर्वेलेंस यहां पे होगा, बट इसको अलाउ किया गया है। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के अंदर जो रूल्स हैं उसके चलते फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स, मेजरमेंट्स वगैरह लिए जा सकते हैं केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार के एक ऑफिसर के द्वारा। हालांकि इसका अपोजिशन भी भयंकर हो रहा है। जब ये एक्ट पारित किया गया था तब भी अपोजिशन ने काफी बवाल मचाया था, और अब भी अपोजिशन काफी बवाल मचा रहा है। अच्छा, एक स्किल्ड इंडिविजुअल यहां पे ये मेजरमेंट लेगा। ये स्किल्ड इंडिविजुअल एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हो सकता है। ये एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको ऑथराइज किया है सरकार ने कि हाँ वो एक इंडिविजुअल के मेजरमेंट्स ले सकता है, और इन मेजरमेंट्स को लेने से पहले सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का अप्रूवल लगेगा। मतलब पुलिस वाले, पुलिस इंस्पेक्टर अपने मुंह से कभी भी उठा के ओवरऑल मेजरमेंट नहीं ले सकता, उसको बाकायदे फाइल मूव करनी पड़ेगी, नोटिंग पे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और उसके बाद ओवरऑल ये डाटा इकट्ठा किया जा सकता है। ये जो नया एक्ट आया है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022, ये रिप्लेस करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को, ठीक है ना। और इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर 2022 वाले और पहले 1920 वाले भी, अगर कोई इंडिविजुअल अपना डाटा देने से मना करता है, मतलब वो एक पब्लिक सर्वेंट को रोक रहा है उसकी ड्यूटी करने से, तो उसके ऊपर और चार्जेस भी लगाए सकते हैं। अगर सेक्शन 144, 145 और सेक्शन 151 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वायलेट हो रहा है तो आप मेजरमेंट नहीं ले सकते। समझिए, सेक्शन 144, सेक्शन 145, सेक्शन 151 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अगर ये वायलेट हो रहे हैं तो आप मेजरमेंट्स नहीं ले सकते, लेकिन उसके अलावा कोई और लॉ वायलेट हो रहा है तो आप पूरे मेजरमेंट्स ले सकते हैं। फिर अमित शाह साहब ने, जो कि होम मिनिस्टर, उन्होंने ये भी बोला है कि पॉलिटिकल डिटेनीज के मेजरमेंट या बायोमेट्रिक डाटा नहीं लिया जाएगा। अब ये क्या है? पॉलिटिकल डिटेनीज, मान लो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट एजिटेशन हो रहा है, जैसे समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल बीजेपी कोई बिल लेके आई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेके आई। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट कुछ लोग एजिटेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, अपना जो अपोजिशन है उसको आप कह लो पीसफुल तरीके से सामने रख रहे हैं, तो उस केस में ऐसे पॉलिटिकल डिटेनीज को मान लो कुछ समय के लिए अथॉरिटीज डिटेन करती तो वहां पे बायोमेट्रिक इकट्ठे नहीं किए जाएंगे। ये भी यहां पे क्लैरिफाई किया जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकली अपोज करना किसी डिसीजन को पीसफुल तरीके से ये क्राइम नहीं है। हाँ, अगर किसी पॉलिटिशियन को अरेस्ट किया जाता है तो उसके सारे बायोमेट्रिक यहां पे लिए जाएंगे, लेकिन इस नियम कानूनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ड्रैकोनियन बताया जा रहा है अपोजिशन के द्वारा। अब
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का यहाँ पे क्या रोल है? होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है एनसीआरबी। तो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू करेगा, जिसके हिसाब से उन इक्विपमेंट्स और उन डिवाइसेस के स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए जाएंगे, जिससे मेजरमेंट्स लिए जाएंगे, किस फॉर्म में मेजरमेंट लिए जाएंगे, किस प्रकार से इनको ऑनलाइन डाटाबेस में स्टोर किया जाएगा। ये सारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा तय किया जा रहा है। किस फॉर्म में ओवरऑल इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा, अगर इंफॉर्मेशन फिजिकल फॉर्म में या नॉन स्टैंडर्ड डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर्ड है तो कैसे उसको स्टैंडर्ड डिजिटल फॉर्मेट में लेके आया जाए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से, ये सब एनसीआरबी डिसाइड करेगा। फिर मान लो किसी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन इकट्ठा की गई है, बाद में वो इंडिविजुअल बाइज्जत बरी हो जाता है, उसके खिलाफ सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं, तो उस केस में उसकी इंफॉर्मेशन को कैसे डिलीट किया जाएगा डाटाबेसेस से, ये भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में लिखा हुआ है। और ओवरऑल जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है उसका गलत प्रकार से किसी ने इस्तेमाल किया तो इंडियन पिनल कोड 1860 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर प्रोविजंस भी हैं कि भाई अगर डाटा को कोई गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो सजा भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट जीएस पेपर 3 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। कैन स्टेट इंपोज लिमिट्स ऑन स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट्स इन क्लासरूम? सुप्रीम कोर्ट कर्नाटका हिजाब केस को लेके यहां पे बहस कर रहा है और ओवरऑल यहां पे एक सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कि क्या सरकार लिमिटेशन लगा सकती है बच्चों के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्लासरूम में। जस्टिस सुधांशु धूलिया यहां पे बोल रहे हैं कि कैन देयर बी एनी लिमिटेशन टू फंडामेंटल राइट्स इन क्लासरूम, प्लीज एड्रेस दैट क्वेश्चन। तो दुष्यंत देव साहब जो कि पेटिशनर्स, जो कि यहां पे वो मुस्लिम लड़कियां हैं जो कि हिजाब पहनना चाहती हैं, इनके बिहाफ पे दुष्यंत देव साहब से सवाल पूछा किसने? सुधांशु धूलिया साहब ने। और ये जो जस्टिस है, बेंच है आपकी सुप्रीम कोर्ट की, इसको लीड कर रहे हैं हेमंत गुप्ता, 2 जज बेंच है ये। और यहां पे बहस क्या कर रही है 2 जज बेंच? भैया फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। कपिल सिब्बल साहब ऑलरेडी बोल चुके हैं कि 2 जज बेंच से काम नहीं चलेगा, एक ज्यादा जजों की बेंच बनाइए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाइए, कम से कम 5 जजों की बेंच बनाइए। तो जब ये क्वेश्चन पूछा यहां पे सुधांशु धूलिया साहब ने दुष्यंत देव साहब ने से, तो दुष्यंत देव साहब ने क्या बोला? माई फंडामेंटल राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड एनीवेयर वेदर आई एम इन अ बेडरूम, माई क्लासरूम और वेदर आई एम बिफोर योर लॉर्डशिप। मतलब चाहे मैं अपने बेडरूम में कमरे में बिस्तर पे सो रहा हूं, चाहे मैं अपने क्लासरूम में पढ़ रहा हूं, चाहे मैं जज साहब आपके सामने खड़ा हुआ हूं, उसके बावजूद भी मैं अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज कर सकता हूं। जस्टिस गुप्ता साहब ने तो एक समय पे ये पूछ दिया, हेमंत गुप्ता साहब लीड कर रहे हैं इस समय पे बेंच को, कि भाई जब भी लोग किसी पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाते हैं तो अपना हेड कवर करते हैं। और ये सिर्फ मुस्लिम धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में भी। हिंदू धर्म में भी अगर आप देखो तो ओवरऑल लेडीज जब मंदिर में भगवान के सामने पहुंचती हैं तो घूंघट काट लेती हैं। अगर कोई लड़की सलवार कमीज पहन के गई है तो जो दुपट्टा होता है उस दुपट्टे से हेड को कवर कर लेती है। बहुत सारे केसेस में देखा गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब ऐसा करते हैं, अमूमन ये नोटिस किया जाता है कि ऐसा करते हैं लड़कियां, लेडीज हिंदू धर्म में भी ऐसा करती हैं। हिंदू धर्म में तो अक्सर कर आपने देखा होगा कि घर का कोई बड़ा आ जाता है, ठीक है ना, तो उसके सामने भी घूंघट करा जाता है। तो ये घूंघट क्यों करा जाता है? रिस्पेक्ट देने के लिए कि हाँ ये इंडिविजुअल हमसे बड़ा है तो हम इसको रिस्पेक्ट दें। उसी प्रकार से जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम अपने सर के ऊपर कुछ रख लेते हैं। तो जो मुस्लिम पेटिशनर्स है वो भी यही बोल रहे हैं कि भाई हम ओवरऑल अपने भगवान को इज्जत देने के लिए अपना सर ढकते हैं। लड़कियां सर ढकती हैं, ठीक है भाई, लेकिन ओवरऑल सवाल यहां पे ये पूछ दिया गुप्ता साहब ने, हेमंत गुप्ता साहब ने, कि ये जो सर ढकना है ये सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप भगवान के सामने होगा या फिर हर जगह होगा? तो यहां पे हेमंत गुप्ता साहब का क्वेश्चन ये है कि जो मुस्लिम गर्ल्स हिजाब पहनती है वो अपना सर ढक रही है भगवान के ऑनर में, तो वो प्लेस ऑफ वर्शिप पे ढकना है या हर जगह पे ढकना है? तो इसको मिस्टर दुष्यंत देव साहब ने क्या जवाब दिया कि भैया क्लासरूम इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑफ ऑल प्लेसेस, और हम अगर अपना हेड ढकना चाहे तो हम कहीं भी ढक सकते हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का उदाहरण दिया कि जब रेड फोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी जी एड्रेस करते हैं तो वो एक टर्बन पहनते हैं अपने हेड को कवर करके, वो भी एक प्रकार की रिस्पेक्ट है। बट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्वेश्चन ये है कि क्या एक रिलीजियस प्रैक्टिस है? रिलीजियस प्रैक्टिस प्लेस ऑफ वर्शिप पे होती है, तो क्या यही रिलीजियस प्रैक्टिस क्लास के अंदर बैठ के करना जरूरी है? तो ये क्वेश्चन यहां पे पूछ दिया। वैसे तो बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिस अलग अलग धर्म के लोग अपनाते हैं, बट क्लास के इंसान अंदर तो इंसान पढ़ने आ रहा है, तो क्या उसी रिलीजियस प्रैक्टिस को क्लास के अंदर करना जरूरी है? तो इस कुछ क्वेश्चंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ठीक ठाक बहस यहां पे जारी है। फिर हेमंत गुप्ता साहब जो कि बेंच को लीड कर रहे हैं, उन्होंने ये भी बोल दिया कि क्या रिलीजियस प्रैक्टिस में ड्रेस इंक्लूडेड है? तो ऑब्वियस सी बात है, अब ड्रेस इंक्लूडेड तो है ही। हिंदू धर्म में व्हाइट और ऑरेंज कलर की धोती पहनी जाती है पूजा को कंडक्ट करते वक्त। उसी प्रकार से अगर आप देखो तो मुस्लिम्स में लड़कियों लड़कों दोनों के ऊपर एक प्रकार का ड्रेस कोड होता है। लड़कियों के ऊपर थोड़ा सा ये होता है कि उनको हिजाब पहने रहना है,
तो क्वेश्चन बस ये है कि जब किसी आप प्लेस ऑफ वर्शिप पे जा रहे हो, किसी टेंपल में जा रहे हो, दरगाह में जा रहे हो, चर्च में जा रहे हो, साइनागॉग में जा रहे हो, तभी ओवरऑल आपको ये ड्रेस कोड मतलब फॉलो करना है, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, कहीं पे भी फॉलो करना है। तो जो पेटिशनर्स हैं जो कि इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हाँ भाई मुस्लिम वुमन को हिजाब पहनने दीजिए, वो ये कह रहे हैं कि हर जगह फॉलो करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस पूछ रहे हैं कि क्या जरूरी है कि भी क्लासरूम में ये चीज फॉलो की जाए। एंड में फिर हमारी देश की डेमोक्रेसी को लेकर बात कही जाने लगी। दर्शन देव साहब ने बोला कि इंडिया एक ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, इसीलिए माइनॉरिटीज यहाँ पे उल्टे सीधे कामों में इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस्लामिक कंट्रीज में 10,000 सुसाइड बॉम्बिंग्स देखी गई, लेकिन इंडिया के अंदर उतनी सुसाइड बॉम्बिंग्स नहीं है। पुलवामा में एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी और वो भी कश्मीर इन्फिल्ट्रेटेड एलिमेंट ने करवाई थी, ठीक है ना, पाकिस्तान की तरफ से। इंडिया के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग लोकल लोग नहीं कर रहे हैं, लोकल लोगों को पता है कि मेजॉरिटीज अपने आप को उनके ऊपर असर्ट नहीं करती हैं, तो एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड बनाना जरूरी है, हमें यहाँ पे कम्युनिटीज के बीच में बॉन होमी लाना जरूरी है। अब इस प्रकार की बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेट्स सी यहाँ पे क्या निकल के आता है। फिर आगे जीएस पेपर 3 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ऑयल मिनिस्ट्री सीक्स रिव्यू ऑफ विंडफॉल टैक्सेस। देखिए क्या है, 2.5 महीने लगभग हो चुके हैं विंडफॉल टैक्स को लगाए हुए। विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स मतलब हमारे देश से जो भी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो प्रोसेस्ड होते हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल जो बनता है, इसको इंडिया से एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इंडिया के अंदर प्रॉपर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, प्रोसेस करने के बाद वो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। लेकिन इस एक्सपोर्ट के ऊपर एक विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाया गया। सरकार का बोलना है कि ये कंपनीज हद से ज़्यादा पैसा कमा रही है एक्सपोर्ट करके चीज़ों को, यही चीज़ें जब डोमेस्टिक मार्केट में कम होती हैं तो महंगाई बढ़ती है, इसलिए इस एक्सपोर्ट के ऊपर हम ड्यूटी लगा रहे हैं। अब इस बात को लेकर ऑयल मिनिस्ट्री ने 12 अगस्त को एक लेटर लिखा और सरकार से बोला है कि भाई प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी कंपनियां एविएशन टरबाइन फ्यूल, क्रूड ऑयल के प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बना रही हैं और इनको एक्सपोर्ट कर रही है, इनके ऊपर आप विंडफॉल टैक्स मत लगाओ। इनके ऊपर विंडफॉल टैक्स क्यों ना लगाया जाए? क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनियां प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अच्छा खासा पैसा दे रही हैं सरकार को। देखिए विंडफॉल टैक्स ऐसा नहीं कि केवल इंडिया के अंदर लगाया गया, दुनिया की और बहुत सी कंट्रीज में विंडफॉल टैक्सेस लगाए गए हैं। जुलाई 1 को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट किए गए। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर लोकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल के ऊपर एक स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगाई गई है। ये सब चीजों का टारगेट क्या है कि चीजें देश के बाहर ना जाए। SAED जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल के ऊपर लगाया गया वो पहले था पर टन 23,250 रुपए, अब हो गया वो 10,500 रुपए पर टन। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है, देखिए क्या प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अच्छा खासा पैसा सरकार के पास ऑलरेडी जा रहा है। अभी भी प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 50 से 60% पैसा पैदावार का सरकार के पास जाता है। रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी इंट्रिंसिक एग्रीमेंट है। इंट्रिंसिक एग्रीमेंट मतलब कि जितना भी यहां पे पैसा बन रहा है ज्यादातर सरकार के पास जा रहा है। उसके ऊपर से अगर आप प्रोड्यूसर्स, प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर अलग से एक विंडफॉल टैक्स लगा दोगे तो आगे आने वाले समय में हमारे पेट्रोलियम सेक्टर में इनफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। ऑयल मिनिस्ट्री ये बोल रही है कि प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट और रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट में सरकार जिन भी इंडस्ट्रीज के साथ इन्वॉल्व है वहां पे आप विंडफॉल टैक्सेस मत लगाइए, क्योंकि ऑलरेडी इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर सरकार मैक्सिमम चंक रेवेन्यू अपने पास ही रख रही है। तो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ रेवेन्यू प्राइवेट कंपनीज या सरकारी कंपनीज के लिए है उसके ऊपर भी अगर आप विंडफॉल टैक्स लगा दोगे तो ये कंपनी आगे आने वाले समय में कभी भी पेट्रोलियम सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करेंगी। ऑलरेडी बहुत सारे रिवीजन्स और अमेंडमेंट्स की रिक्वेस्ट पहुंच चुकी है ऑयल मिनिस्ट्री के पास। ये कंपनीज बोल रही हैं कि PSC और RSC एग्रीमेंट्स के अंदर ऑलरेडी आप एक बड़ा चंक रेवेन्यू का हमसे ले रहे हो, उसके ऊपर से हमारे ऊपर विंडफॉल टैक्स भी लगा रहे हो, ये डबल बर्डन हमारे ऊपर मत डालो, ड्यूज में चेंज लेके आओ। तो ऑयल मिनिस्ट्री भी सरकार से बोल रही है कि RSC PSC के अंदर जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं उन एग्रीमेंट्स में विंडफॉल टैक्सेस मत लगाइए। तब सरकार मानेगी नहीं मानेगी वो एक अलग बात है। Next news is GS paper 2. Biden says US forces will defend Taiwan in an event of unprecedented attack from China. भैया जो बाइडेन ने साफ साफ बोला है कि अगर एक चाइनीज अनप्रेसिडेंटेड इन्वेजन होता है ताइवान के ऊपर तो यूएस उसको डिफेंड करने के लिए जाएगा। तो यूएस फोर्सेस विल डिफेंड द सेल्फ रूल्ड आइलैंड क्लेम्ड बाय चाइना। अगर मतलब देखिए क्या है कि अक्सर कर बाइडेन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कल की डेट में चाइना अगर ताइवान पर अटैक कर देता तो आप क्या करोगे। तो बाइडेन ने इससे पहले भी बोला था कि हाँ भाई हम मदद करेंगे ताइवान की, लेकिन बाद में फिर जो यूएस प्रेसिडेंशियल ऑफिस उससे स्टेटमेंट आई कि नहीं भाई हमारी तो पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी है, हम ओवरऑल
वन चाइना प्रिंसिपल को मानते हैं, ताइवान को अलग से रिकॉग्निशन नहीं देते हैं, चाइना बीजिंग को रिकॉग्निशन देते हैं, तो ये सब बातें बोलेंगी। लेकिन अभी फिर से बाइडेन से पूछा गया कि मान लो कल की डेट में एक बड़ा अटैक होता है ताइवान के ऊपर, तो क्या आप ताइवान को डिफेंड करोगे? तो जो बाइडेन ने बोला यस हम डिफेंड करेंगे, अमेरिकन मैन एंड वुमेन विल डिफेंड। मतलब यूएस का स्टैंड भी ताइवान को लेके बहुत स्ट्रांग हो रहा है। देखिए क्या है, ताइवान बहुत मुसीबत में फंसता जा रहा है यूएस के एश्योरेंस के चलते। कल की डेट में अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है और यूएस सीधे सीधे मदद नहीं करता है, तो पूरी दुनिया यूएस के ऊपर हंसेगी कि यूएस ने ताइवान को इम्ब्रोग्लियो में डाल दिया और उसको समय पे मदद भी नहीं किया। तो अब यूएस का स्टांस थोड़ा बहुत यहां पे ताइवान प्रो होता जा रहा है धीरे धीरे करके। और मैं आपको बोलूं कि यूएस का स्टांस ताइवान को लेकर डामाडोल बहुत लंबे समय से हो रहा है। ये बात है 2000 के लगभग की, जब जॉर्ज बुश से सवाल पूछा गया कि भाई कल की डेट में अगर अटैक कर देता है चाइना ताइवान के ऊपर, 2001 की बात है। 2001 में उस समय के जो प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उन्होंने बोला कि हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे ताइवान को डिफेंड करने के लिए। लेकिन 2003 में उन्होंने ये भी बोला कि हम वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। तो वन चाइना पॉलिसी में यूएस ये भी बोल रहा है कि भैया एक ही चाइना है जो बीजिंग रिप्रेजेंट करता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना अलग नहीं है। उसके बाद यूएस ये भी बोल रहा है कि अगर मेन चाइना यानी बीजिंग ने अटैक किया ताइवान के ऊपर तो हम उसकी मदद करने के लिए जाएंगे। तो इसको आप बोल सकते हो पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। मतलब यूएस यहां पे एक प्रकार से ये चाहता है कि ठीक है भाई, हम मानते हैं कि ताइवान तुम्हारा है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम तुम अगर ताइवान के ऊपर अटैक करोगे, उसका स्पेशल स्टेटस छीनोगे, तो हम तुम पे अटैक कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट चाइना का क्या बोलना है? चाइना का बोलना है कि ताइवान तो हमारा है, इसमें कोई शक ही नहीं है, और हम ताइवान को अपने अंदर ले लेंगे, भले हमें उसके लिए अटैक करना पड़ जाए, फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ जाए, पूरी जंग लड़नी पड़ जाए। तो अक्सर कर ताइवान को लेके यूएस और चाइना एक दूसरे के साथ ओपनली झगड़ते नजर आते हैं, और यूएस का स्टांस धीरे धीरे बहुत हार्डन होता जा रहा है ताइवान को लेके। ओपनली यूएस के प्रेसिडेंट ताइवान को यहां पे सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। रिसेंटली मिलिट्री ड्रिल की भी बात हुई थी कि हाँ भाई कुछ आर्मामेंट्स और वेपन्स यहाँ पे यूएस ताइवान को प्रोवाइड करेगा। तो आगे आने वाले समय में कल की डेट में चाइना अगर ताइवान को अटैक करता है तो नो डाउट यूएस की तरफ से मदद जाएगी। कैसी मदद जाएगी पता नहीं। आपके लिए जरूरी है यहाँ पे जानना पॉलिसी ऑफ डेलिबरेट एम्बिग्विटी, जिसको आप पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी या स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी भी बोलते हो, जिसके तहत यूएस ने यह बोल रखा है कि हम वन चाइना प्रिंसिपल को मानते हैं। उसके बाद यूएस ने यह भी बोल रखा है कि हम ताइवान को मिलिटरीली सपोर्ट करेंगे। मतलब यूएस ने एक प्रकार की एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन पैदा कर रखा है, और वो कंफ्यूजन तब क्लियर होगा जब चाइना ताइवान को अटैक करेगा। क्योंकि जब चाइना ताइवान को अटैक करेगा उसके बाद ही हमें रियली में पता चलेगा कि यूएस ताइवान की मदद के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का राज हो गया, उसके बाद कुछ समय तक यूएस ने रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार को रिकॉग्निशन दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब रिपब्लिक ऑफ चाइना से रिकॉग्निशन हटा के बीजिंग को रिकॉग्निशन दिया गया। बताइए यूएस ने ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना से रिकॉग्निशन हटा के बीजिंग को रिकॉग्निशन कब दिया था? इसके बारे में मैंने पहले एडिटोरियल में बात की है, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब आ जाते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। एडिटोरियल में सुहरीत पार्थसारथी साहब का एक आर्टिकल है, मद्रास हाई कोर्ट के ये एडवोकेट हैं। यहां पे बात कर रहे हैं ये एसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन की। कुछ बहुत आप कह लो कॉम्प्रिहेंसिव तो नहीं बता रहे हैं, बहुत ही आइडियोलॉजिकल लेवल पे एक लीगल भाषा में उन्होंने आर्टिकल लिख रखा है, तो लेमन लैंग्वेज में समझ में आने वाला है नहीं, हल्के फुल्के पॉइंट्स आपको बता देता हूं। कर्नाटका हाई कोर्ट ने जब यहां पे जजमेंट दिया, कौन सा जजमेंट? हिजाब बैन का जजमेंट। तो 3 बेसिक चीजों के ऊपर बातचीत की, ठीक है ना। इन्होंने पहली चीज तो ये बोली कर्नाटका हाई कोर्ट ने कि हिजाब का इस्तेमाल इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस टू द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। मतलब कि अगर आप हिजाब पहन रहे हो, इट इज नॉट एसेंशियल टू द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। पहली चीज तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये बोल दी। मतलब कि अगर आपको हिजाब पहनने से रोका जा रहा है तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वायलेटेड नहीं है, ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला। दूसरा, कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये भी बोला दैट देयर एग्जिस्ट नो सब्सटेंसिव राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्राइवेसी इनसाइड अ क्लासरूम। एक क्लासरूम के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या प्राइवेसी आपको अलाउड नहीं है। मतलब क्लासरूम में आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, वहां पे अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करने के लिए नहीं जा रहे हो। हाँ, आपको पढ़ने से कोई रोक रहा है तो आपकी फ्रीडम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है। लेकिन आप ये बोलो कि हम ये पर्टिकुलर ड्रेस पहन के बैठेंगे तो हमारी फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स वायलेट फुलफिल होंगे, नहीं तो वायलेट हो जाएंगे, ये चीज आप नहीं बोल सकते क्लासरूम के अंदर। ठीक है, तो ये राइट स्टेक पे नहीं है, ये भी बोला। और तीसरी चीज ये बोली कर्नाटका हाई कोर्ट ने कि भाई देखिए,
ये जो हिजाब बैन है इसको स्पेसिफिकली बैन नहीं किया गया। सरकार ने तो सेक्युलर ड्रेस कोड का ऑर्डर निकाला था। कर्नाटका की सरकार का ऑर्डर सेक्युलर ड्रेस कोड का था। अब उस सेक्युलर ड्रेस कोड के चलते आप सैफरॉन शॉल्स नहीं पहन सकते, आप हिजाब नहीं पहन सकते, ये स्कूल कॉलेजेस ने किया। तो स्कूल की मैनेजमेंट कमिटीज का डिसीजन था, सरकार ने मतलब कर्नाटका की सरकार ने सीधे सीधे हिजाब बैन नहीं किया है। तो हम किसी स्पेसिफिकली मुस्लिम कैंडिडेट्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, हम रिलीजियस ड्रेसिंग को रोक रहे हैं, हम सेक्युलर ड्रेसिंग को इंडिया में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये कर्नाटका की सरकार ने बोला और वही बात कर्नाटका की हाईकोर्ट ने बोली। कर्नाटका की हाईकोर्ट ने बोली कि हमने सेक्युलर ड्रेस कोड की बात की, हम अगर आपको हिजाब पहनने से रोक रहे हैं तो हम दूसरे कैंडिडेट्स को आपका सैफरॉन शॉल पहनने से भी रोक रहे हैं, क्योंकि या तो एक इंडिविजुअल ड्रेस पहनेगा नहीं तो दूसरा कोई भी नहीं पहनेगा। अब उसमें फिर जो मुस्लिम्स के बिहाफ पे पेटिशनर्स है वो बोल रहे हैं कि फिर सरदारों को आप पग क्यों पहनने देते हो। तो यहाँ पे ना चाहते हुए भी सिख कम्युनिटी की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी कटघरे में खींचा जा रहा है। ओके, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे हैं। तो अब ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि इतना सब कुछ में जानने की जरूरत ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट किसी भी एक फाइंडिंग को ओवर रूल कर देता है तो पूरी की पूरी कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट ओवर रूल हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, मुस्लिम वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हाई कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बेकार की बातचीत में लगा हुआ है, रिवर्स नहीं कर रहा है, कुछ इस प्रकार की बातें की जा रही है। फिर सुरीत पार्थसारथी साहब ये भी बोल रहे हैं कि अननेसेसरली स्क्रिप्चर्स की स्टडी में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के कन्वेंशंस में घुस रहा है सुप्रीम कोर्ट, यहां पे उनको बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। एसेंशियल प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू फेथ के डिबेट में यहां पे घुस रहे हैं। हमें बी आर अम्बेडकर साहब के स्टेटमेंट को समझना चाहिए। द रिलीजियस कंसेप्शंस इन दिस कंट्रीज आर सो वास्ट दैट दे कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम ब्रेड टू डेथ। ये बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था। तो ऑब्वियसली बात है कि रिलीजन के अंदर क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये भी उनके एसेंशियल प्रैक्टिसेस में आ जाएगा, तो उस कंटेक्स्ट में इंटरफेयर करना सही नहीं है। फिर एक और यहाँ पे आप कह लो इंपॉर्टेंट चीज की बात हो रही है, जैसे कि जब सबरीमाला टेंपल का वर्डिक्ट आया था तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने एंटी एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल दिया था। एंटी एक्सक्लूजन क्या है कि ठीक है भाई, सबरीमाला या फिर कोई भी दूसरा टेंपल अगर अपने लोकल मैनेजमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई नियम कानून बनाता है तो वो नियम कानून तब तक सही होगा जब तक वो नियम कानून किसी को एक्सक्लूड नहीं कर देता है। तो मतलब किसी टेंपल की एंट्री के बेसिस पे आप कोई नियम कानून, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाल रहे हो, वो तब तक ठीक है जब तक उस नियम कानून के चलते किसी की एंट्री या किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन या किसी के खिलाफ एक्सक्लूजन ना हो। तो एंटी एक्सक्लूजन के नॉर्म्स यहां पे बनने चाहिए। तो उसी प्रकार से हिजाब बैन में भी ओवरऑल आप नियम कानून तब तक निकाल सकते हो जब तक एंटी एक्सक्लूजन का लॉ ना वायलेट हो जाए। तो पार्थसारथी साहब बोल रहे हैं कि ये जो आपने गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला है जिससे सेक्युलर ड्रेस कोड फॉलो किया है, तो इस सेक्युलर ड्रेस कोड के चलते जो मुस्लिम बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो पढ़ नहीं पा रही हैं। तो एक्सक्लूजन वाला लॉ यहां पे आ गया, एंटी एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल यहां पे वायलेट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के हिसाब से भी जो हिजाब बैन है वो गलत है, कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर गलत है, कर्नाटका की सरकार का ऑर्डर गलत है। तो ये सब बातें ओवरऑल सुरीत पार्थसारथी साहब यहां पे बोल रहे हैं, हिजाब बैन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। केपी फाबियान साहब का एक आर्टिकल है, ये बेसिकली बात कर रहे हैं पीपल ऑफ पाकिस्तान की और भारत की सरकार की तरफ से क्यों मदद नहीं जा रही। देखिए, इस समय पे पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, सीवियर क्राइसिस है। इनकी 1/3 टेरिटरी पानी के अंदर है, 1400 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, 33 मिलियन लोग सफ़र कर रहे हैं फ्लड्स की वजह से, 5735 किलोमीटर के ट्रांसपोर्ट लिंक्स टूट चुके हैं, 16 लाख घर डूब चुके हैं, 7.5 लाख लाइफ स्टॉक्स मर चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 64 लाख लोगों को मदद की ज़रूरत है, 1 करोड़ 60 लाख बच्चे डिस्ट्रेस में हैं, 34 लाख लोग लाइफ सेविंग सपोर्ट पे हैं, ये सब यूनिसेफ का बोलना है। वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत तेजी से फैल रहे हैं। बलूचिस्तान में 500% ज़्यादा बारिश हुई है, सिंध में 784%। ये शहरी रहमान मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज ने बोला। लेकिन पाकिस्तान की रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट अंदर से टूटी नजर आ रही है। अभी भी पाकिस्तान की रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट इस बात को समझ ही नहीं पा रही है कि किस लेवल का कैटास्ट्रॉफ इनके सामने आके खड़ा हुआ है और किस लेवल पे इंगेज करके, मिल करके इनको इस मुसीबत से लड़ना चाहिए। तो लड़ने के बजाय ये अपनी पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग में इन्वॉल्व है। अभी 26 अगस्त 2022 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो कि कतर जा रहे थे, उन्होंने अपनी कतर की विजिट को कट शॉर्ट कर दिया। ओके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिले, चाइना, यूएस और यूके के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिले, $500 मिलियन का अमाउंट प्लेज किया गया है। वर्ल्ड बैंक ने $350 मिलियन देने की बात की है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने $110 मिलियन देने की बात की है। ये तो पाकिस्तान को मदद तो जा रही है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इंडिया की तरफ से जा रही है। 29 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया और बोला कि फ्लड्स जो आए हैं उससे वो सैड है
और पाकिस्तान में ओवरऑल जो विक्टिम्स हैं उनको हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस देते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिचुएशन जल्दी स्टेबलाइज हो जाए। इंडियन मीडिया का ये बोलना है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी भी इंडिया के पास मदद की कोई गुहार नहीं आई है और हमने अपने आप की तरफ से मदद नहीं की, ऑफर भी नहीं दिया। क्वेश्चन यहां पे फबियान साहब ये उठा रहे हैं कि इंडिया अपनी तरफ से कुछ मदद का ऑफर क्यों नहीं उठा रहा। अब इस बात को लेके पास्ट के इवेंट को कोट किया जा रहा है। देखिए, इंडिया को यहां पे मदद का ऑफर उठाना चाहिए। सबसे खास बात यह है कि इंडिया से जो रोड ट्रैफिक जाता था पाकिस्तान में वो बंद कर दिया गया 2019 में। क्यों? क्योंकि स्पेशल स्टेटस कश्मीर का बदल गया था, तो उसके बाद पाकिस्तान की सरकार को एक पॉलिटिकल मुद्दा चाहिए था कश्मीर को लेकर, तो मुद्दा पकड़ लिया और इंडिया के साथ जितने भी ट्रेड रिलेशंस थे उनको तोड़ दिए। लेकिन उससे पाकिस्तान का खुद नुकसान हुआ। आज की डेट में पाकिस्तान में टमाटर प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। आपका पाकिस्तान में जो ओनियन है वो 400 रुपए प्रति किलो पे बिक रहा है, पाकिस्तानी रुपी है, तो इंडिया में मतलब 200 या 180 रुपए मान लो। जो टमाटर है पाकिस्तान में 500 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, इंडिया में 200-250 रुपए मान लो। तो बेसिकली इंडियन करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी की बात कर रहा हूं। तो इतना ज्यादा ये जो टमाटर प्याज के दाम हो रखे हैं, बड़े आराम से इंडिया के अंदर टमाटर प्याज जो है अगर उनको पाकिस्तान में भेजा जाए तो दामों को स्टेबलाइज किया जा सकता है। लेकिन नहीं, अगर इंडिया के टमाटर प्याज को पाकिस्तान में पहुंचना है तो पहले वो टमाटर प्याज जाएंगे दुबई और फिर दुबई से जाएंगे पाकिस्तान, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेड इंडिया पाकिस्तान के बीच में है बंद। और इंडिया शायद इसलिए भी यहां पे सीधे सीधे पाकिस्तान को मदद का ऑफर इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि 2010 में भी एक समय ऐसा आया था जब पाकिस्तान को मदद की जरूरत थी और इंडिया ने मदद ऑफर की थी। तो उस समय पाकिस्तान ने मदद लेने से मना कर दिया था और इंडिया को बोल दिया था कि अगर मदद भेजनी तो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू भेज दो, हमें तुमसे डायरेक्ट मदद नहीं चाहिए। तो जब पहले भी पाकिस्तान को जरूरत थी, इंडिया ने जरूरत के समय पर रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तान ने मदद लेने से ही मना कर दिया। पाकिस्तान की जो एसेंशियल पॉलिटी है ना वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट पे घूमती है। आज की डेट में पाकिस्तान आर्मी इतनी ताकतवर क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर माहौल बना रखा है कि हमें ताकत दो, नहीं तो ये इंडियन मिलिट्री घुस के तुमको मार देगी। तो इंडियन मिलिट्री पाकिस्तान को ना कब्जा ले, इसलिए पाकिस्तान मिलिट्री तुमको बचा के रख रही है, इसलिए पाकिस्तान आर्मी इतनी स्ट्रांग है पाकिस्तान के अंदर। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया इस समय पे अपनी तरफ से खुद की कोई मदद का ऑफर दे ही नहीं रहा है। अगर पाकिस्तान हमसे मदद मांगेगा तो हम देखेंगे कि हमें क्या करना है या नहीं करना है। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स हैं जो बोल रहे हैं कि फिर से पाकिस्तान को मदद ऑफर करके अपनी नाक मत कटाओ, जैसे 2010 में उन्होंने मना कर दिया था वैसे वो फिर से मना कर देंगे तो तुम्हारी नाक कटेगी। कुछ लोग इंडिया के अंदर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले मदद मांगने दो फिर उनको मदद दो। पाकिस्तान इस समय मदद मांग नहीं रहा। अब उनके पॉलिटिशियंस में इतनी बुद्धि नहीं है कि भाई वो अपने देश के लोगों की मुसीबतों को समझ सके और उस हिसाब से इंडिया के साथ इंगेज कर लें। तो वो मर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब ऑथर यहां पे क्या बोल रहा है? ऑथर ये बोल रहा है कि 27 अगस्त को जब मोदी जी ने ट्वीट किया, उसी समय पे मोदी जी अगर ऑफर दे देते, मतलब 29 अगस्त को ट्वीट किया मोदी जी ने, 27 अगस्त को मोदी जी अगर ये बोल देते कि भैया 30 मिलियन लोग अफेक्टेड है तो इंडिया 5000 टन वेजिटेबल भेजेगा, टमाटो भेजेगा, ओनियन भेजेगा, मतलब हम यहां पे पाकिस्तान को अपनी तरफ से मदद बांटते रहे। पाकिस्तान हमारे ऊपर बम फोड़े, आतंकवादी भेजे तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो ऑथर का व्यू पॉइंट है इससे मैं तो वाक्य नहीं रखता, हो सकता है आप वाक्य रखते हो। ऑथर यहां पे ये बोल रहा है कि पाकिस्तान मदद नहीं मांग रहा तो क्या वो हम मदद देते हैं। आप शायद भूल रहा है ये ऑथर यहां पे कि पाकिस्तान का सेंटीमेंट कितना एंटी इंडिया है। लगातार वो हमारे ऊपर बम फोड़ते रहते हैं, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, हमारे फिशरमैन को अरेस्ट करके अपनी जेलों में डाल देते हैं और हम इन सब बातों को भूल के बस उनकी मदद में लग जाएं। तो ये जो पर्टिकुलर नोशन है ना, ये जो इंडिया का आप कह लो व्यू पॉइंट है ना, इसने हमेशा से इंडिया को कमजोर किया। अब आप बताओ ऑथर सही, आपका मतलब आपको ऑथर का स्टेटमेंट सही लग रहा है, गलत लग रहा है, ये तो भाई देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इंडिया पाकिस्तान को मदद ऑफर करे, हम मदद भेजे जितनी हो सके इंडिया मतलब पाकिस्तान को, बिना पाकिस्तान के माने। इस बात के साथ आप किस हद तक व्याख्या रखते हो ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस बात को दिमाग में रखते हुए कि पाकिस्तान कितनी एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। लेट्स सी यहाँ पर क्या जवाब यहाँ पे निकल के आता है। फिर भैया सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को चीजें रेफर करने की बात की गई है। कैपिटल ऑफेंसेस के केस में तुरंत ही सेम डे ट्रायल कोर्ट के जजेस के द्वारा मौत की सजा सुना दी जाती है। तो क्या ये सही है? सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बोलती है कि नहीं भाई, डेथ पेनल्टी को तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में देना है। तो ऐसे केसेस में बिल्कुल एफर्ट डाले बिना किसी एक इंडिविजुअल को मौत की सजा सुना देना ये सही नहीं। आप पहले एफर्ट डालो, उसके लिए मिटिगेटरी एक्सपर्ट को हायर करो।
वो मिटिगेटरी एक्सपर्ट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये थोड़ी देर पहले ही मैं करंट अफेयर्स में आपसे बात कर चुका हूं। तो एक पर्टिकुलर क्रिमिनल का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हिज स्टेट ऑफ माइंड, ये सारे फैक्टर्स जानने की जरूरत है उसका कन्विक्शन करने से पहले। कॉन्विक्ट साइड पे मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस को समझना जरूरी है। तो 3 जज बेंच ने ये बोला है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जानी चाहिए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस बात के ऊपर डिसाइड करेगी कि क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस में ह्यूमनाइजिंग द सेंटेंसिंग प्रोसेस किस प्रकार से किया जाए। मतलब जब किसी एक इंडिविजुअल को मौत की सजा सुनाई जाती है तो मौत की सजा सुनाने से पहले किस हद तक उसके मिटिगेटरी सर्कमस्टांसेस को खंगालना है, कैसे एक्शन लेना है, इन सब चीजों के ऊपर बातचीत करने के लिए मैटर रेफर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को। ठीक है, मतलब 3 जज की बेंच ये बोल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस चीज के ऊपर बैठ के बातचीत करेगी। अब कब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी, कब उसके ऊपर बातचीत होगी, ये प्रोसेस कम से कम 1-1.5 साल तो देखिए लेगा ही। सेम डे सेंटेंसिंग के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस बोल रहे हैं कि भाई जिस दिन कन्विक्शन होता है उस दिन मौत की सजा सुना दी जाती है, तो उसी दिन मौत की सजा सुना दोगे तो मिटिगेटिंग फैक्टर्स तो आप पता ही नहीं कर पाओगे ना। ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट को यहां पे चीजें रेफर करो, उन साइकोलॉजिस्ट को बोलो कि पता करो कि क्रिमिनल ने क्राइम किया क्यों है, मारा क्यों है। अब यहीं पे आप एक बात सोचो दोस्तों, जो लोग क्राइम कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट क्राइम कर रहे हैं, कोई मरता है तो उसके फैमिली मेंबर्स चाहते होंगे इसको फांसी पे चढ़ा दो, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे दुनिया की जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में डेथ पेनल्टी वाली चीजों को इंप्लीमेंट करने के चलते मिटिगेटरी सर्कमस्टांसेस को खंगाल रहा है और मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर हुआ है। लेट्स सी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यहाँ पे क्या बोलती है। और आज का आखिरी आर्टिकल, बजरंग पुनिया जी की दबा के यहां पे तारीफ की जाएगी और तारीफ करनी भी चाहिए। 28 साल के बजरंग पुनिया साहब इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इंडियन रेसलर्स हैं। इन्होंने अपना अनप्रेसिडेंटेड 4th वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने बेलग्रेड के अंदर। सुपरस्टार स्टेटस में फिर से वापस आ गए हैं। 65 किलो की वेट कैटेगरी में इन्होंने 4था ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, मतलब 4था वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल जीत लिया ब्रॉन्ज बेलग्रेड में। सबसे पहले 2013 में इन्होंने 60 केजी की कैटेगरी में पहला वर्ल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 5 साल बाद 2028 में इन्होंने 65 केजी की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। अगर आप देखो तो इंडिया में सबसे पहली बार उदय चंद जी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1961 में मेडल जीता था। ठीक है ना, कोई भी इंडियन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल्स नहीं जीते हैं बजरंग पुनिया जी को छोड़कर। ओके, अगर आप देखो तो बजरंग पुनिया के बाद 2 मेडल जीतने वाला वर्ल्ड चैंपियनशिप में केवल एक है, वो है विनेश फोगाट। ठीक है, तो बजरंग पुनिया का जो आप कह लो स्टेटस है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में वो बहुत ऊपर है। पहला मेडल 2013 में जीता, दूसरा 2018 में, तीसरा इन्होंने जीता 2019 में, ब्रॉन्ज जीता, और टोक्यो में इन्होंने ओलंपिक ब्रॉन्ज जीता था। जीतने वाले थे बट जीत नहीं पाए, रीजन बीइंग कि इनकी नी इंजरी हो गई थी। तो पहला मेडल 2018 में, पहला 2013 में, दूसरा 2018 में, तीसरा 2019 में। टोक्यो में जीतते जीतते रह गए, लेकिन बेलग्रेड में उन्होंने अपना 4था मेडल यहां पे जीत लिया। तो इंजरीज होने के बावजूद भी वो यहां पे जीत रहे हैं। अगर आप देखो तो 2nd कंसेक्यूटिव कॉमनवेल्थ टाइटल भी इस साल जीता है किसने, बजरंग पुनिया ने। तो 28 साल के बजरंग पुनिया अपने फोकस के थ्रू, और चोट लगने के बावजूद इनके हेड पे बैंडेज लगा हुआ था, उस बैंडेज के लगे होने के बावजूद भी इन्होंने अपना फोकस नहीं खोया, अपनी नर्व को मेंटेन करके रखा और लगातार अपनी मेहनत के थ्रू ब्रॉन्ज मेडल कॉन्टेस्ट, एक सिल्वर भी इन्होंने जीत रखा है, तो जीत के इन्होंने अपना देश का नाम बड़ा किया है। ये जो ब्रॉन्ज मेडल बाउट हुई थी ना, इसमें 0-6 से हार रहे थे बजरंग पुनिया, और उसके बाद भी सिल्वर मेडलिस्ट सेबेस्टियन रिवेरा को इन्होंने हरा दिया ऑफ पोर्टो रिको। तो अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट सेंसेशनल फाइट मानी जाएगी, क्योंकि हारते हारते इस बाउट को बजरंग पुनिया जीत गए। अपने आप में बेलग्रेड में जो बजरंग पुनिया ने परफॉर्मेंस दिखाई है, ये इनकी अडेप्टेबिलिटी को, इनकी कंसिस्टेंसी को, इनकी लॉन्गेविटी को दिखाती है, और अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। चूंकि ओलंपिक गोल्ड 2024 में एक बड़े कंटेंडर है यहाँ पे बजरंग पुनिया, फिर अगले साल एशियन गेम्स होने वाले हैं, तो एशियन गेम्स में भी एक मेडल यहाँ पे जीतने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब बजरंग पुनिया का राइज हुआ था तो इनको एक जूनियर पार्टनर समझा जाता था ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त के सामने, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखो तो बजरंग पुनिया अपने आप में बहुत बड़े चैंपियन उभर के सामने आ रहे हैं। ठीक है ना, हालांकि अभी भी चीज़ें बहुत आसान नहीं, आगे आने वाले समय में बजरंग पुनिया को बड़े बड़े अपोजिनिस्ट को झेलना है, क्योंकि इतने बड़े कॉम्पिटिटिव अरेना में आप लगातार परफॉर्म कर सको, ये स्पोर्ट्समैन के लिए काफ़ी मुश्किल बात होती है। लेकिन 28 साल के बजरंग पुनिया सेलेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को सेलेक्ट कंपटीशन के लिए बचा रहे हैं। ठीक है ना,
हम बस यही उम्मीद करेंगे कि वो 2024 में गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लेके आएँ। वो अपने आप में बजरंग पूनिया के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो ये था आज का एडिटोरियल डिस्कशन दोस्तों। एडिटोरियल और करंट अफेयर्स दोनों मैंने डिस्कस किए। कल के एडिटोरियल के 3-4 आर्टिकल छूटे हुए हैं, मैं समय मिलते ही आपके लिए बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा यूट्यूब की एल्गोरिदम इन वीडियोस को रिकमेंड करेगी दोस्तों। इसलिए मैं बार बार शेयर करने के लिए बोलता हूँ, लाइक करने के लिए बोलता हूँ। हो सके तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प कर सकते हैं। अगर आप कुछ और चेंजेस चाहते हैं एडिटोरियल और करंट अफेयर्स में तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।